आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सूबे भर में 20 अकाउंट ऑफिस की सरकारी मुलाजमीन पर नवाजिशें। पहले से अलाउंस लेने वालों को इजाफी अलाउंस देते रहे। महकमा खजाना ने 5 माह तक ग्रेड 7 से 17 तक के मुलाजमीन को इजाफी अलाउंस तनख्वाहों में जारी किया। इंस्पेक्टर ऑफ ट्रेजरी और अकाउंट्स ने तमाम ऑफिस से रिपोर्ट मांग ली है। इंक्वायरी शुरू करके इजाफी रकम वापस देने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। सूबे भर में 20 अकाउंट ऑफिस की सरकारी मुलाजमीन पर नवाजिशें। पहले से अलाउंस लेने वालों को इजाफी अलाउंस देते रहे। महकमा खजाना ने 5 माह तक ग्रेड 7 से 17 तक के मुलाजमीन को इजाफी अलाउंस तनख्वाहों में जारी किया। इंस्पेक्टर ऑफ ट्रेजरी और अकाउंट्स ने तमाम ऑफिस से रिपोर्ट मांग ली। इस हवाले से मजीद जानेंगे तैयब सैफ से। तैयब बताइए। माल मुफ्त दिल बेरहम, कुछ यही मामला सामने आया है। अकाउंट्स ऑफिसर्स की जानिब से जुलाई के अंदर हुकूमत पंजाब ने खसूसी परमिशन दी थी कि वो तमाम मुलाजमीन जो कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 19 तक हैं, उनको उनकी बुनियादी तनख्वाह का 25% बतौर स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन ये स्पेशल अलाउंस उन लोगों को दिया जाएगा, उन मुलाजमीन को दिया जाएगा जो पहले किसी भी किस्म का स्पेशल अलाउंस हासिल नहीं कर रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद अकाउंट्स ऑफिस ने जो कि सूबा भर के अंदर 20 बनते हैं और जनूबी पंजाब की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 10 बनते हैं, जिसके अंदर मुल्तान, बहावलपुर, लिया, बहावलनगर, लोधरा, खानेवाल और इसके साथ बिहाड़ी के जो अजला हैं वो शामिल हैं। तो इन तमाम अजला ने उन मुलाजमीन को भी सरकारी अलाउंस और खसूसी अलाउंस जो है जारी कर दिया जो उनके पहले भी अलाउंस ले रहे थे, जिसके अंदर AEOs, रेवेन्यू ऑफिसरान, लैंड ऑफिसरान और ख़ास तौर पर लेडी हेल्थ वर्कर्स जैसे जो मुलाजमीन हैं वो शामिल हैं। और ये ग्रेड 7 से लेकर ग्रेड 17 तक के जो मुलाजमीन हैं ये तमाम के तमाम इसके अंदर शामिल थे। इंक्वायरी अब शुरू कर दी गई है। इंक्वायरी के साथ साथ जो तमाम अकाउंट ऑफिस हैं उनको भी ये वजाहती नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं कि आखिर में बताया जाए कि उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर या किस चीज़ के ऊपर इन तमाम मुलाजमीन को 5 माह तक जो सरकारी अलाउंस है इजाफी वो जारी किया गया। जबकि इससे पहले महकमा खजाना ने खसूसी आर्डर भी जारी किया गया था कि वो तमाम मुलाजमीन जिनको पहले अलाउंस दिया जा रहा था और मजीद अलाउंस उनको फ्राहम किया गया था, इजाफी अलाउंस फ्राहम किया गया था, उनको उनकी तनख्वाहों से ये तमाम अलाउंस है इसकी कटौती की जाएगी। अब वो कटौती भी की जा रही है, इंक्वायरी भी की जा रही है और अकाउंट्स ऑफिस जो हैं आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर इसकी जवाब भी देंगे और अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवाएंगे ट्रेजरार को, जिसमें बताया जाएगा कि आखिर किन बुनियादों के ऊपर उन्होंने ये जो अलाउंस है ये मुलाजमीन को जारी किया था। बेहतर तैयब सैफ, आपके शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में सुई गैस नायाब हो गई। घरेलू सार्फिन खवातीन की परेशानी बढ़ गई। घरेलू सार्फिन खवातीन कहती हैं कि 1 मिनट के लिए भी गैस दस्तयाब नहीं है। सुई गैस का बहरान, सुई गैस नायाब हो गई। घरेलू सार्फिन खवातीन की परेशानी बढ़ गई। खवातीन कहती हैं कि 1 मिनट के लिए भी गैस दस्तयाब नहीं है। आमिर भट्टी से जानेंगे। आमिर, कहिएगा, चूल्हे ठंडे पड़ गए? जी बिल्कुल रहीम यार खान में गैस की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। गैर एलानी गैस की बंदिश के बाद जहां कारोबारी तबका मुतासर हो, तो वहीं जो घरेलू खवातीन हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो पहले 2 या 3 घंटे के लिए गैस आती थी अब वो भी नायाब हो चुकी है। जो खवातीन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी कि जब गैस ही नहीं है और मुतबादिल इंतजामात भी ना हो तो एक खातून को अपने घर में खाना बनाने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखें, पहले 2-3 घंटे गैस आ जाती थी, ठीक था, हम भी गुजारा कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब तो वो भी गैस नहीं आती। सारा दिन चूल्हा ठंडा पड़ा रहता है। हम ना खाना पका सकते हैं, ना हम इवन सिर्फ बच्चे नहीं, हमारे बच्चे भूखे जा रहे हैं। हम बाहर से खाना मंगाते हैं बच्चों को नाश्ता, और हमारे बुज़ुर्गों का क्या, उनके लिए हम क्या करें, जिन्हें थोड़ी देर बाद यखनी चाहिए, थोड़ी देर बाद दलिया चाहिए, और हमें चूल्हे में कुछ ना कुछ पकाना होता है। और सारा दिन हमारा इस इंतज़ार में गुजर जाता है कि गैस हो। इंतज़ामिया से गुजारिश है कि गैस के जो हालात हैं वो बेहतर करें, हमारे ज़िले में बेहतर करें। ज़िले इंतज़ामिया से ख़ास गुजारिश है कि यहाँ पर गैस के हालात जो हैं वो बेहतर करें, वरना ये अवाम पिसती रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि गैस तो है नहीं, फिर बिल जो होते हैं वो कैसे है? हाँ जी, बिल देखें, बिल का अगर मैटर आप ये देख लें कि बिल जो है इतने लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े बिल्स आ रहे हैं। मुझे ये बताएं, जिनके घरों में गैस ही नहीं है वो इतने बड़े बिल क्यों दें? आप ये बताएं कि वो बिल क्या दूसरों के इस्तेमाल करने के बिल हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं? अगर दूसरों के इस्तेमाल के बिल भी हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं तो वो भी नाजायज़ है। बिल्कुल, गैस की लोड शेयरिंग से परेशान का ये मुतालबा है कि इंतजामिया कुछ फौरी तौर पर गैस आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहमदपुर शर्किया में गंदम के कांचकार खाद की बोरी को तरस गए। मकामी इंतजामिया की गैर तवज्जोही के बायस किसान रुल के रह गए। मजीद जानेंगे इरमान अकबर से। इरमान, बताइए। उनके लिए इस वक्त किसान जो है इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। किसानों का क्या मुतालबा है इस वक्त किसानों से जानते हैं, क्योंकि लाइन तो बना दी जाती है, इस लाइन में जो बेतरतीबी
اختیار کی جاتی ہے، اس کے باعث جو ہے کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. یہاں پر پرائیویٹ جگہ پر جب کیو کی شیپ میں لوگ نہیں آتے تو دوسرے جو لوگ ہیں وہ انتہائی پریشان ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے جو لوگ ٹھہر نہیں سکتے وہ لوگ دیکھیں اس حالت میں بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ کیمرہ مین اگر میرا دیکھ گئے بزرگی کی حالت میں جن کی طبیعت خراب ہے وہ لائن نہیں لگ سکتے. اس وقت جو ینگسٹر موجود ہیں ان کی زمینیں ہیں یا نہیں ہیں، مزید جو ہے کسانوں سے بات کرتے ہیں وہ بتائیں گے. چاچا سی کیا معاملہ ہے؟ لائنا تو ترے بڑے کھڑے لینا سی 9 بجے دا لگیا کھڑے اتھائی جتھا دیکھتے کھڑے موقع تے اتھائی اتھائی پولیس سی کھڑی انہیں دا ڈا بورے نہ پرچا اتھائی موقع تے دیکھو 30 لڑیاں کھڑے ایک بوری الگ دھکے کھا کھڑے بندے پنجو اتھائی موقع تے دیکھو کیا کوئی تھی نہ کھڑے. انصاف دیکھو اپنا عملہ ہے انہاں دا جے ہنے دا عملہ ہے سارے نیڑے تے ہنے دا عملہ ہے. جناب اتھا لگ جا کھڑے ڈاڈا بورا لڑیاں کھڑے 30 لڑیاں اصل کسان کو ایک بوری نہیں ایک نہیں ملتی بھائی. کھڑے تھے تورے سامنے موقع تے کھڑے کتنے دے ڈاڈا بھی کہ آبادی ہے بھی کہ ایک بوری ملتی ہے وہ دھکے کھا کھا سے واپس. ہاں جی سر ملتی ایک تقریباً 1 بجے تک چلانے 1 بجے تو بعد پھر کھاد بند کر دیں کہ کوئی شہر نہیں کھاد تسی لائن کیوں نہیں آئے؟ سر اسی لائن کی ہونا سانو لائن کھڑے ہونے دین پھر لائن نہیں کھڑے ہونے دیں جی سر جی. تسی شارٹ کٹ مارو گے؟ نو سر پھر دوجے لوگوں کا جڑا حق جائے گا. سر حق تو جانا ہی ہے سر. جو لائن لگتی ہے ہر ایک غریب بندہ تسی لائن کیوں نہیں لگے؟ سر جی اسی ہن کی لگنا جدوں انی عوام تسا کیوں لائن لگی کھڑے ہوئے؟ کھاد دی خاطر کھاد واسطے لگے کھڑے ہوئے. آپ کیوں نہیں لگے ہوئے بھائی؟ سر جی ہم تو کھاد کے لیے آئے ہیں 1 بجے تو بند کر دیتے ہیں. کتنی کاشت ہے آپ کی؟ سر ہماری ہے 7 ایکڑ کنک ہے اچھا اور 4 ایکڑ گھاس. رقبہ کہاں پر ہے؟ 48 چک میں. 48 چک سے یہاں کھاد لینے ہیں؟ جی سر. یزمان نہیں ملتی کھاد؟ نو سر وہاں پہ ختم ہو سر. گئی؟ جزمان ہم کو دور پڑتا ہے، احمد پور نیڑے پڑتا ہے. احمد پور قریب ہے؟ جی سر. اچھا یہ جی بے ترتیبی دکھائیں ذرا یہاں پہ جس طرح سے یہ دیکھیں لوگ ٹھہرے ہیں معذور شخص ہیں جی ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہاں جی جی السلام علیکم. میری طرف سے یہ ہے کہ جیسے یہ عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے. اب ڈپٹی پہ ایک بندہ بیٹھا ہے، ان کا حق بنتا ہے باہر تمبو پہ 2 بٹھا دیتے 3 بٹھا دیتے تو اتنی پریشانی ان کو نہیں ہوتی. اب معذور بندہ کھاد لینے ہیں جی آپ بھی کھاد لینے آئے ہیں؟ جی جی تو اب معذور بندہ لائن میں کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا جی؟ معذور شخص کھاد لینے کہاں جائے گا؟ اس طرح کے معاملات جو ہیں احمد پور میں پیش ہو رہے ہیں. اپڈیٹ کر رہے تھے کسان کھاد کے لیے خار ہو گئے ہیں. جلال پور پیروالا میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے. کھاد کے حصول کے لیے کاشتکار مارے پھرنے لگے ہیں. بیوہ خواتین بھی کھاد کے حصول کے لیے لائنوں میں خار ہونے لگی ہیں. رانا شوکت سے جان لیتے ہیں. شوکت بتائیے. کاشتکاروں کی مشکلات جو ہے وہ حل نہیں ہو سکی. کاشتکار کھاد کے حصول کے لیے مارے پھر رہے ہیں اور لائنوں میں خوار ہو رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ کاشتکاروں کو جو ہے کھاد نہیں دی جا رہی. اس وقت جو ہے کاشتکار لودرا روڈ جو ہے اسے بلاک کر رکھا ہے، ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر رکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ خواتین بھی کھاد کے حصول کے لیے آئی ہوئے ہیں، وہ بھی یہاں پہ خوار ہو رہی ہیں. مزید ہمارے ساتھ کاشتکار موجود ہیں، ان سے جان لیتے. جی بتائیے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں، انتظامیہ کیا کہتی ہے؟ 8 دہاڑے کو شناختی کرا لوگ کہتے گھن کی دینے شناختی کرا رات دا آپ بلیک تے ویچ چھوڑن شناختی کرا سارے استعمال تھیندن. ساکو نہ کھاد ملتی پی نہ کچھ 100 بوری ہر ویلے 20 بوریاں استعمال سارے کاٹ کریں پین. لوگوں کو بلیک تے بھی چیندے پین. ساکو جٹیں کو کئی ڈیری تو کہیں کو ڈا کہیں کو 5 ہو گئے کہیں کس مال کو مل گئی. پوری تحصیل ہے، پوری تحصیل دے وچ جنہیں کو 10 بوریاں یا 100 بوری مل پوے تے کیویں پورا ہی کروں اساں؟ مہربانی کرو ایک تا اصل کاٹ نہ گنے اساں جیب وچ رکھو. ساری جیب وچ 8 دیہڑے تھی گئے جو اے انہیں کو رکھی کرنا اپنے کو کیوں رکھے؟ بالکل کاشتکاروں کے کارڈ لیے جا رہے ہیں، آئی ڈی کارڈ، لیکن ان کو کھاد نہیں دی جا رہی، لائنوں میں خوار کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ کچھ خواتین بھی موجود ہیں جو کھاد کے حصول کے لیے آئی ہوئے ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. جی اما تسا کھاد گھنن آیا ہوئے؟ جی کھاد گھنن سے سب کھاد نہیں دے چوتھا دن ایسا پھرن پہ سے اتھو کے ساکو دن آج نہ کل رات دی کھاد چلے نے دن کھاد نہیں چلے ساکو سارے مرد کہنے جڑے آ کے کھاد جی بیوہ عورتیں سے سارے مرد کا نہیں. جی یہ بیوہ خواتین ہیں، یہ بھی کھاد کے حصول کے لیے ماری پھر رہی ہیں اور یہاں پہ ان کو بھی خوار کیا جا رہا ہے. مزید ہمارے ساتھ اور بھی خاتون موجود ہے. جی اما تسا دسو کیا آدھی انتظامیہ؟ اساں جڑا کھاد کی تے رلدا وجہ ہے 8 ڈی تھی گن ساکو کھاد نہیں ملی ویندی. اساں ڈیوں کو آ جائیں بہوں سارا ڈی بچے کو چھوڑا جائیں، بچے دی جرا بھئی روزی کرن نہیں چھوڑا جائیں. اتا جائیں کھاد واسطے کھاد جرا بھی ساکو نہیں دیندے رات دی ویچ چھوڑن
डी को असां वञा धके खा खा वल वञा बिल्कुल इनका ये इल्जाम ऐड करते हुए कहना है कि जो डीलर्स हैं या महकमा एग्रीकल्चर। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब में खाद का बहरान, शुगर मिल्स की जानिब से अदम अदायगी भी कर गई परेशान। मुजफ्फरगढ़ के वकला का किसानों के हक में धरना, DC ऑफिस आने वाली तमाम सरकारी गाड़ियों का दाखिला बंद कर डाला। सदर बार समेत दीगर ओहदेदारान और वकला की शिरकत, मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। आमिर डोगर से जान लेते हैं। आमिर, क्या मुतालबात हैं अब? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मुजफ्फरगढ़ के मेन गेट पर इस वक्त मौजूद हैं। वकला साहिबान की जानिब से गन्ने की जो पेमेंट है और खाद का जो बहरान है जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी, उस हवाले से एहतजाजी धरना दिया गया और किसी भी सरकारी गाड़ी को और साइलिन की जो गाड़ियां हैं और इसके अलावा दीगर जो आम रूटीन में लोग आते हैं उनकी गाड़ियों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। जनरल सेक्रेटरी हैं बाहर के मियां मोइनुद्दीन जोया साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, धरना कब तक जारी रहेगा? इंशाअल्लाह जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे ये धरना जारी रहेगा। हम अपने वकला भाइयों और किसान भाइयों के लिए दिन रात कोशिश जारी रखेंगे और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम ये धरना जारी रखेंगे। आप बताएंगे सर, बेसिकली धरना देने की वजूहात क्या और क्या क्या अगला लाएअमल क्या होगा आपका? छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्ट्रिक्ट बार मुजफ्फरगढ़ का प्रेसिडेंट जुनैद फारूक विजदानी एडवोकेट हूँ। बात यह है कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे खाद का जो खुद साख्ता बहरान पैदा किया गया है और साथ ही जो काफ़ी सालों से ये गन्ने की जो पेमेंट है, जो लोगों के हाथ में CPR उनके डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं लेकिन उनकी पेमेंट नहीं करते। तो हमने तकरीबन 15 दिन से हम डिप्टी कमिश्नर साहब से और जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनसे बात की है कि हमारे मुजफ्फरगढ़ के लोग हैं जो ज़्यादातर सारे जो है ना ज़राअत से जिनका ताल्लुक़ है, आप मेहरबानी करें कि गंदम की जो फसल है इस वक्त उसको सख्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि यूरिया खाद किसानों को दी जाए। लेकिन यहाँ पे खुद साख्ता तौर पर जितनी पीछे फैक्ट्री से खाद आती है यहाँ पे उसका 1/3 भी यहाँ पे नहीं पहुँचता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंतज़ामिया भी मिली हुई है, यहाँ पे माफिया भी मिला हुआ है और पूरी मुजफ्फरगढ़ की आवाम को, वकला को, सबको जलील किया जा रहा है। तो मुझे बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि हम तो ये देख रहे थे कि हमारे जो MNAs, जो हमारे MPAs हैं वो आगे आते, वकला के मसाइल, आवाम के मसाइल के लिए वो आते, लेकिन बहुत अफसोस है कि इन लोगों ने जिन लोगों से, जिन आवाम से वोट लिया उनके वोट की नुमाइंदगी करने की बजाय ये अपने मफादात ये खुद जो है ना इनके साथ मिले हुए हैं और ये तमाम की तमाम जो खाद है ये अंडरग्राउंड कर देते हैं। ये जो 1200 की 1300 की बोरी है, 1700 की बोरी है वो इस वक्त 4-4 हज़ार में ब्लैक में मिल रही है। और जब भी हम DC साहब के पास जाते हैं वो मुस्करा के कहते हैं इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि मैं ये समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया की नाअहली है, ये हमारे लिए हुक्मरान नहीं है। इन्होंने आके अवाम को यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, लेकिन ये जो इनका बिहेवियर है ये बिल्कुल बेहतर। बहुत शुक्रिया आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन गई। मुल्तान की सब्जी मंडी में तजावुज़ात की भरमार है। मंडी में आने वाले ग्राहकों को परेशानी का सामना है। ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर है। मजीद जान लेते हैं सुहेब गुरमानी से। सुहेब, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान की बल्कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुकी है। सब्ज़ी मंडी में थड़े लगा दिए गए हैं, यहाँ पे रोड के दरमियान में जो है यहाँ पे आके सब्जियाँ वगैरह रख दी गई हैं। अगर कैमरा मैन नईम कुरैशी दिखाना चाहें, रश इसकी वजह से इतना बढ़ गया है, इंक्रोचमेंट है, रश में पैदल चलना भी मुहाल है, गाड़ियाँ तो दूर की बात। यहाँ पे ताजरों को मसाइल होते हैं, जहाँ पे लोग नहीं आ सकते, शहरी जो है उनकी रवानी मुतासर होती है। सब्ज़ी मंडी की तरफ आते हैं लोग कुछ लेने के लिए तो उन्हें भी मसाइल का सामना होता है। क्या वजूहात हैं कि मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हल नहीं हो रहे? सब्ज़ी मंडी मसाइलिस्तान बन चुकी है। यहाँ पे मसाइल का बिल्कुल हल नहीं है। हम ऊपर तक इंतज़ामिया में भी, वज़ीर आला तक भी और क्या नाम है स्पेशल सेक्रेटरी लाहौर बैठते हैं, मुल्तान यानी हर फोरम पे हम जाते हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो सका। अभी हमारे ऊपर पामरा एक्ट लगा के वैल्यूएशन पे हमारे से फ़ीस मांग रहे हैं 0.5 पे। गवर्नमेंट से ये पूछे कि उन्होंने हमारे से फ़ीसें तो मांगते हैं, दे रहे हमें क्या है। ओहदेदार हैं जनूबी पंजाब सब्ज़ी मंडी के ताजरों की जो है जनरल सेक्रेटरी हैं नदीम शेख साहब,
उनका ये कहना था कि टैक्सेस में जो है कमी की जाए। आपका शुक्रिया। लिया में सफाई का होगा बेहतरीन इंतजामात। डीसी शहबाज हुसैन ने सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। MP रफाकत गिलानी, DPO डॉक्टर निदा उमर भी हमना थी। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जाहिद बताइएगा। तो जी लिया में आज जो है 1 महीना सफाई का मनाया जा रहा है। इस वजह से 1 माह सफाई के हवाले से आज जो है डिप्टी कमिश्नर लिया शहबाज हुसैन, मोहम्मद खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत अली गिलानी, DPO लिया डॉक्टर निदा उमर और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर है म्यूनसिपल कमेटी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इशफाक हुसैन चाल ने महीना सफाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया। और इस वजह से यहाँ पर परिंदे छोड़े गए, गुब्बारे छोड़े गए और यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद था और बाकायदा अहकाम जारी किए गए कि लिया शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। रफाकत गिलानी साहब से बात करें। गिलानी साहब क्या पैगाम देंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डिप्टी कमिश्नर लिया का शुक्रगुजार हूँ कि बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक एक सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया और इस बात की शदीद ज़रूरत थी। लिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा खूबसूरत ज़िला है और ख़ूबसूरत सिटी है, तो इस हवाले से हमने ये अहद किया मिलके कि हम मिलकर लिया शहर को खूबसूरत बनाएंगे और इसको चमकाएंगे। इस हवाले से आज बाकायदा इसका इफ्तिताह किया गया। जनाब डिप्टी कमिश्नर लिया, जनाब DPO लिया और इशफाक हुसैन सियाल साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आज मिलके एक टीम की शक्ल में हमने ये अहद किया कि हम लिया शहर को खूबसूरत बनाएंगे, इसकी सफाई के लिए काम करेंगे। और सिविल कम्युनिटी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जनाब वकला बिरादरी मौजूद है, मीडिया मौजूद है, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप चमकेगा लिया। सर आप क्या मैसेज देंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह की आज का ये हमारा जो प्रोग्राम हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक माह सफाई का आगाज़ किया है, इस प्रोग्राम में मेरे बल्दिया के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इंतहाई अच्छा प्लान स्ट्रेटजी बना ली हुई है। पूरे बल्दिया को हमने सेक्टर्स में, सब सेक्टर्स में और UC लेवल पे कमेटियाँ बना दी हैं और जिनको हम डेली बेसिस पे इनके पूरे जो सीनियर्स हैं बकायदा दीगर ऑफिसरान की ड्यूटियाँ मॉनिटरिंग भी लगा देंगे और शहर को हमने साफ़ सुथरा करना है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो विजन है उसको इंशाल्लाह उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करवाएंगे। बिल्कुल जी, मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग की जाएगी और हर हवाले से डिप्टी कमिश्नर साहब को यही बताना है कि इस मुहिम को कामयाब बनाया जाएगा। DPO साहब आप क्या समझते हैं पुलिस जो है इस मुहिम के दौरान किस तरह इन्वॉल्व हो सके और किस तरह कामयाब बनाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पुरवकार तकरीब देख के ये अंदाज़ा होता है कि अहलियाने लिया जो हैं वो कितने ज़्यादा जोश जज्बे के साथ इसमें शामिल हैं और सबका एक विजन है और सब चाहते हैं कि जो लिया शहर है और डिस्ट्रिक्ट है ये साफ़ सुथरा हो। और इसके लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी जो गिलानी साहब और DC साहब की जो है सुपरविजन में इंशाल्लाह एक बहुत जोश जज्बे के साथ ये स्टार्ट हुई है मुहिम और इंशाल्लाह इसी जोश जज्बे के साथ ये जारी रहेगी। और जो पुलिस है वो अपनी पेट्रोलिंग और इन सब का जो है हम इनके साथ शाना बशाना काम करेंगे। जो तमाम इदारे यहाँ पर जाहिद सरफराज आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में इस्लामी यूनिवर्सिटी का 17वां कॉन्वोकेशन जारी है, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। स्कॉलरशिप हासिल की गई हैं। यूं हमारे यहाँ तकरीबन 40% तालिब इल्म स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रहे हैं। 2020 में हेपेटाइटिस फ्री यूनिवर्सिटी मुहिम के नतीजे में असातिज़ा, मुलाजमीन और तलबा की स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन की गई। तलबा तादाद में इजाफे के सबब हम ये मुहिम फिर शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह हमने कोरोना फ्री यूनिवर्सिटी के मुहिम का आगाज़ भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह कौमी सतह पर यह पहली यूनिवर्सिटी है जिसके असातिज़ा, मुलाजमीन और तलबा 100% वैक्सीनेटेड हैं। यूनिवर्सिटी में तरक्की और तोसी के अमल में काबिल और मेहनती अफरादी क़ुव्वत के इजाफे के लिए तदरीसी और इंतज़ामी शोबे में हर सतह पर भर्तियों का आगाज़ किया गया। अब तक 13 सिलेक्शन बोर्ड्स और 29 सिलेक्शन कमेटियां मुनक़िद हो चुकी हैं जिनके ज़रिए 2218 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का तकर्रुर अमल में लाया गया है। इस तरह फैकल्टी की तादाद को भी बढ़ाकर तकरीबन 1200 कर दिया गया है ताकि तदरीस और तहकीक के लिए अलग अलग अफरादी क़ुव्वत दस्तियाब हो और मयार में भी इजाफा हो। तकरीबन 800 असातिज़ा का तकर्रुर हुआ है जिसमें प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और एसोसिएट लेक्चरर शामिल हैं। यूनिवर्सिटी में 10 साल बाद रेगुलर रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तिहानात की तकर्रुरी अमल में लाई गई है। इसी तरह एडिशनल कंट्रोलर इम्तिहानात, एडिशनल रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी नई तैनातियाँ की गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को हुकूमत पंजाब के माली और तकनीकी ताउन से मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा इस्लामिया यूनिवर्सिटी और बहावलपुर इंटर क्रॉपिंग प्रोजेक्ट CPEC के मंसूबों में शामिल हुआ है। वजीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में नेशनल कॉटन ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया गया।
साथ साथ ये भी बताता चलूं कि हायर एजुकेशन कमीशन की रैंकिंग के मुताबिक स्पोर्ट्स में इस्लामिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी बन गई है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट बिल्ड एंड ट्रांसफर शुरू किया, जिसकी मालियत 4 अरब रुपए है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को मजीद 4 बिलियन रुपए की तरक्याती ग्रांट फराहम की गई है। अहमदपुर, शर्किया और लियाकतपुर के नए सब कैंपसेस का इजाफा किया गया है। यूनिवर्सिटी का तरक्याती बजट 3 बिलियन से बढ़कर 12 अरब रुपए हो गया है और रिकरिंग बजट 3 अरब से बढ़कर 7 अरब रुपए तक बढ़ गया है। हमारी कामयाबियां, हमारा सरमाया इफ्तिखार, हमारी ख्वाहिश है कि हम हायर एजुकेशन के चंद बेहतरीन इदारों की फहरिस्त में शुमार किए जाएं। हमने बेहतरीन तलबा और स्कॉलर्स पैदा करने का मंसूबा तरतीब दिया है, ताहम ये अहदाफ आपकी मदद और खुसूसी तवज्जो के बगैर। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी का 17वां कन्वोकेशन जारी है। आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से वाइट स्टाम्प पेपर के इजरा के बाद साइलिन और स्टाम्प फरोशों के मसाइल बढ़ गए। ऑनलाइन वाइट स्टाम्प पेपर की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 100 रुपए कर दी गई है। इमरान अकबर से जानते हैं, माहिर इमरान से जान लेते हैं। माहिर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे हम हुकूमत की जानिब से वाइट स्टाम्प पेपर के इजरा के बाद जो मुल्तान के स्टाम्प फरोशों को बहुत सी मुश्किलात का एक सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो वाइट पेपर के इजरा से जो करप्शन को रोकने के लिए एक अच्छा इकदाम हुकूमत की जानिब से सामने आया था, दूसरी जानिब 150 के करीब जो स्टाम्प फरोश हैं जो रजिस्टर्ड हैं मुल्तान में, काफ़ी उनको मसाइल हैं। सदर स्टाम्प फरोश मार अरशद संडल और शोएब कुरैशी जो जनरल सेक्रेटरी हैं स्टाम्प फरोशों के, वो मौजूद हैं। क्या मसाइल हैं? एक अच्छा इकदाम और कंप्यूटराइज इकदाम पर क्या मसाइल हैं? सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, हमारा कमीशन का है। गवर्नमेंट ने बयान अल्फी 50 का 100 का कर दिया है, वो तो हम जारी कर रहे हैं। ये वाइट पेपर है हमारा, ये गवर्नमेंट का वाइट पेपर है, इसने जारी किया, हमें दिया बताया है, ये हम वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। इसमें सबसे प्रॉब्लम ये है कि हमारा कमीशन जो है ना वो बढ़ाया जाए, और वाइट पेपर गवर्नमेंट डीसी साहब को चाहिए कि वो हमें प्रिंटर और लैपटॉप हमारे स्टाम्प फरोशों को दे। इतने मुतासिर हो रहे हैं और ये वाइट पेपर जारी होने से साइलिन को भी मसला हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। साइलिन को इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का पेश आ रही हैं, क्योंकि ये साइट अभी इन्होंने नई एक्टिव की है, कभी साइट बंद हो जाती है, इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉपर तौर पर इस साइट को एक्टिव किया जाए और हमें 4G नेट यहाँ दिया जाए, क्योंकि नेट के बगैर ये वेबसाइट चल नहीं सकती। जब लवाजमात पूरे होंगे तो यहाँ पे आने वाले साइलिन को भी फौरी तौर पर शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के FBR अमले पर टैक्स चोरी से मुतालिक बयान। तर्जुमान FBR मुख्तार थीम कहते हैं कि FBR का हर मुलाजिम ईमानदारी से काम कर रहा है। मोहसिनुल मुल्क से जान लेती हैं। मोहसिन, बताइए। रोज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये खदशा जाहिर किया था कि 200 अरब रुपया जो है वो रिकवरी में मुश्किलात का सामना है FBR की जानिब से, और उसके ऊपर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि खुद डिपार्टमेंट के अंदर के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं इस सारे कलेक्शन को में रुकावट बनने के। किस हद तक ये हकीकत है, हम इस वक्त RTO मुल्तान FBR के ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ तर्जुमान RTO मुख्तार थीम साहब हैं। एक प्रोसेस के तहत ये सारा निज़ाम चल रहा है, क्योंकि अगर किसी बिजनेसमैन पे या किसी फैक्ट्री ओनर पे टैक्स के कोई भी मामला अगर बनते हैं केस की सूरत में, तो उनके प्रॉपर फोरम्स होते हैं। पहले हमारा एक फोरम है अपना डिपार्टमेंट का, फिर कमिश्नर अपील के पास जाते हैं, फिर अगला फोरम अपीलेट ट्रिब्यूनल है, मुख्तलिफ फोरम्स होते हैं। अगर उन फोरम पे पार्टी को या रजिस्टर्ड पर्सन को रिलीफ मिल जाता है तो उसमें तो डिपार्टमेंट का कोई कसूर नहीं है कि वो क्यों, ज़ाहिर अदालती निज़ाम है, एक टैक्सेशन में भी अदालती निज़ाम है। अगर अदालत उन्हें रिलीफ दे देती है तो उसमें डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। असल में इसमें प्रोसिक्यूशन में यानी डिपार्टमेंट में कुछ कमज़ोरियाँ ज़रूर हैं कि जो प्रॉपर केस को परसू नहीं कर पाते, और जो मद्दे मुकाबल जो बिजनेसमैन है उनके पास एक वकला का एक पैनल होता है जो
اس کو ڈیفینڈ کرنے میں ہم وقت رہتے ہیں وہ جی FBR کے جانب سے اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ ڈپارٹ کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے. ملک آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ڈی جی خان میں آل پاکستان تاجر کنونشن نو منتخب باڈی سے حلف لیا گیا. مشیر صحت پنجاب محمد حنیف خان پتافی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کی کوشش ہے کہ ڈی جی خان کو ٹیکس فری زون ڈکلیئر کیا جائے. خواجہ سلمان صدیقی نے حکومت کے ظالمانہ اقدام کے خلاف 15 فروری کو پاکستان بھر میں احتجاجی کیمپ لگانے کا اعلان کر دیا ہے. آشر اشفاق کی رپورٹ. غازی خان میں آل پاکستان تاجر کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مشیر صحت پنجاب محمد حنیف خان پتافی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد خوسا، چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجہ سلیمان صدیقی اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی. کنونشن میں ڈی جی خان کی 9 منتخب باڈی سے حلف بھی لیا گیا. تاجر تنظیم کے قائدین جو پورے پاکستان سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور نئے عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں ایسے طریقے سے نبھا سکیں. مشیر صحت پنجاب محمد حنیف خان پتافی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کوشش ہے کہ ڈی جی خان کو ٹیکس فری زون ڈکلیئر کیا جائے. تاجروں کو، بزنس مینوں کو انسینٹیو دینا ہے تو وہ SEZ دینا ہوگا، اسپیشل اکنامک زون. ڈیرہ غازی خان میں سیمنٹ فیکٹری، ٹریکٹر فیکٹری اور جو ٹیکسٹائل مل اس وقت لگی تھی جب ان کو ٹیکس فری زون یہاں پہ ڈکلیئر کیا گیا تھا. تو انشاءاللہ پر امید ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب فیڈرل گورنمنٹ سے کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کو ٹیکس فری زون ڈکلیئر کیا جا سکے. چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجہ سلیمان صدیقی نے کہا کہ موجودہ دور حکومت میں سب سے زیادہ ظلم ہوا. 15 فروری کو پورے پاکستان میں احتجاجی کیمپ لگائیں گے اور بھرپور احتجاج کیا جائے گا. پورے ملک دے وچ احتجاجی کیمپ لے سو اور بھرپور احتجاج کرے سو. اس باوجود اگر ساری گال نہ منی گئی تو اسا دوجا احتجاج کرے سو جڑا کہ پورا ملک دیکھی وہ سی 1 مارچ کو. آل پاکستان تاجر کنونشن میں راجہ مدثر، سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب محمد ندیم قریشی، خواجہ شاہد رزاق سکہ، کاشف چودھری، سید قیوم آغا، شرافت علی مبارک، شیخ جاوید اختر اور دیگر نے شرکت کی. کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ آشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان. روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز.